एनडीटीवी ग्रुप के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब दीपावली है तो पटाखे तो जरूर फूटेंगे। अब पटाखे पॉल्यूशन करते हैं, तो इस बार हम दीपावली में पटाखे थोड़े अलग किस्म के फोड़ेंगे। और ये जो पटाखे होंगे वो ऐसे पटाखे होंगे जिनके फूटने पे आवाज सिक्कों के खनक की आती है, पैसों के खनक की आती है। हम एक ऐसा ही शो लेकर आए हैं जिस शो में हम ऐसे पटाखे शेयर आपको बताने वाले हैं जो आपके पोर्टफोलियो में फटेंगे तो मुनाफा ही देंगे। और ये पटाखे लेकर आ रहे हैं मार्केट के दो बड़े दिग्गज जिन्होंने पिछले साल भी हमें क्रैकर स्टॉक्स दिए थे और उन शेयरों में अच्छा खासा रिटर्न हमारे दर्शकों को मिला भी था। मेरे साथ हैं मार्केट के दो दिग्गज। आज हमारे साथ हैं देवेंद्र चोकसी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डीआर चोकसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। साथ में है सुदीप बंदोपाध्याय जो ग्रुप चेयरमैन हैं इंडी ट्रेड कैपिटल के। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर, और हमारी पूरी टीम और दर्शकों की तरफ से आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं भी। देवेंद्र सर, मैं पहला सवाल आपसे लेना चाहता हूं कि पिछली बार जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट थे मार्केट को लेकर कि इस बार का मार्केट जो है वो बहुत शानदार परफॉर्म करने वाला है और आपका क्लियर व्यू था। क्या ये तेजी इस बार भी दिख रही है सर, इस संवत में भी? तो आप सभी को मेरी दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगला साल भी इतना ही अच्छा रहे जितना हमें पिछले सालों के अंदर हमने ये उन्नति देखी। आई थिंक ये साल के अंदर हम जो शुरुआत कर रहे हैं उसके अंदर एक या दो बदलाव आए हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि गए साल के मुकाबले ये साल के अंदर बेस इफेक्ट ऑलरेडी बढ़ चुका है, विच मीन्स आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर ऑपरेटिंग एट अ हायर बेस कंपेयर टू प्रीवियस ईयर सेम टाइम। तो बेस इफेक्ट बढ़ने से आपको आगे के साल का ग्रोथ जो है वो कंपेरेटिवली आपको कम दिखेगा परसेंटेज वाइज। इन एब्सोल्यूट टर्म्स ग्रोथ बढ़ के आएगा बट परसेंटेज वाइज कम दिखेगा, तो ये एक बदलाव है इसके अंदर। दूसरी चीज के अंदर जहां पे मैं देख रहा हूँ बदलाव है वहां पे आई थिंक टू ए ग्रेटर एक्सटेंट मार्केट हायर वैल्यूएशन पे रीच पहुंच चुका है। मेनी ऑफ द मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज करीबन 26-27 के फाइनेंशियल ईयर के वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। और अभी भी काफी कंपनियां इनके अंदर अभी भी हायर वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो ये जो वैल्यूएशन है उसके सामने कंपनी की जो अर्निंग करने की ये साल के अंदर क्षमता है, जो अर्निंग प्रोड्यूस करने जा रही है उसके अंदर एक मिसमैच खड़ा हुआ है। दी ऑन अ कंपैरेटिवली लोअर ग्रोथ, लोअर अर्निंग, नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स बट लोअर ग्रोथ अर्निंग्स, उसके सामने आपका वैल्यूएशन स्केल अप हो चुका है, पीक हो चुका है। तो शायद मार्केट एक बार प्राइस करेक्शन के साथ में टाइम करेक्शन में एंटर हो सकता है, मे बी कपल ऑफ क्वार्टर्स की, जहां पे आपको शायद थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर साइडवेज मूवमेंट देखना मिलेगा ज्यादा समय के लिए। और ये एक आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के संकेत मिल रहे हैं कि जो इन्वेस्टर है जो पहले पिछली तेजी में नहीं पार्टिसिपेट कर पाए उनके लिए ये जो मार्केट का टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन जो आने जा रहा है उसमें शायद आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। देवेंद्र सर, आपकी एडवाइस की सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि आप परेशानियों को जब बताते हैं तो उसके बाद आखिर में ये जरूर बताते हैं कि अब इस परेशानी से फायदा कैसे उठाया जा सकता है। ये इस चीज के लिए आपका अलग से शुक्रिया मैं आपका अदा करना चाहता हूं। और सुदीप सर, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। सर, पिछली बार जब हमने बात की थी तो लेवल्स तो आपने नहीं बताए थे, लेकिन आपने रिटर्न की बहुत अच्छी बात की थी कि रिटर्न बहुत शानदार इस बार बनेगा। निफ्टी 26,000 के पार भी गया, मिड कैप स्मॉल कैप सब में शानदार तेजी देखने को मिली। इस बार कितनी उम्मीद रखें सुदीप सर? देखिए, उम्मीद तो मार्केट पे जरूर है। इंडियन इकोनॉमी तगड़ा है और बहुत अच्छा कामकाज हो रहा है। जो ग्लोबल फैक्टर्स है कुछ हद तक कंफ्यूजिंग है, पर इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कोई ऐसी बड़ी दिक्कत अभी तक नजर में नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में उथल पुथल हो सकता है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन एक लेवल के पार मार्केट जाने के बाद मार्केट के लिए जरूरी है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। वो सब हो रहा है और थोड़ा देर तक चल सकता है, तो इसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। पर ओवरऑल अगर आप एक साल की बात कर रहे हैं तो हम लोग अच्छा रिटर्न की उम्मीद रखते हैं। और अगला 2-3 महीना हम लोगों को लगता है कि बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स, डोमेस्टिक इवेंट्स एक साथ है। जैसे देखिए, यूएस का इलेक्शन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स के साइकोलॉजी पे होता है। शायद एक्चुअल इकोनॉमी पे इतना हो ना हो, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। एक दोनों तरफ दो वार चल रहे हैं, वेस्ट एशिया में और रशिया यूक्रेन। इसके साथ साथ चाइना में बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे तौर तरीके ढूंढे जा रहे हैं जिससे उसकी इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। और इसी के चलते एफआईआईज इंडिया में जबरदस्त बिकवाली कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक पोजीशन, शॉर्ट टर्म पोजीशन, पर स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट टर्म पोजीशन
चाइनीज मार्केट में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, इसका कॉन्फ्लुएंस कह सकते हैं, जो कि मार्केट को नर्वस कर रहा है, मार्केट में दबाव ला रहा है। मैं भी देवेंद्र सर के साथ सहमत हूं कि ये जो एक थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन कहे, कंसोलिडेशन कहे, प्रॉफिट बुकिंग कहे, जो भी आप कहना चाहे कहे, इस दौर में अच्छे अपॉर्चुनिटीज आएंगे जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए, और उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। तभी आपको साल के एंड में, अगला दिवाली जब बात करेंगे, तब आपका रिटर्न भी बहुत अच्छा होने की संभावना रहेगी। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो अभी भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और निवेशक के लिए हम लोग बात करेंगे जरूर उसके बारे में भी। अपॉर्चुनिटी वहां पे अभी भी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। बिल्कुल। सो इन्वेस्टर्स के लिए हम पिक्स भी लेकर आएंगे। तीन क्रैकर स्टॉक्स जो है वो देवेंद्र सर और सुदीप सर दोनों लोगों की तरफ से आएंगे। लेकिन देवेंद्र सर, एक सवाल ये कि 1 लाख कमाना बड़ी बात नहीं होती है आज के वक्त में। इकोनॉमी में जिस तरह की बूम देखने को मिली है, 1 लाख कमाने वाले लोग बहुत हैं, बट इन्वेस्ट लोग कम कर रहे हैं। कंज्यूमरिज्म की तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान है, बड़े ब्रांड्स खरीदना, लग्जरी गाड़ियों की तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान है। तो उन लोगों को इस वक्त आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कहेंगे? क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि दिवाली समृद्धि का त्यौहार है, समृद्धि आएगी कैसे? तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आती है, ये सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं, मैं आपको भी सुनता हूँ, ये आप भी कहते हैं। तो ये जो नया वर्ग है जो कंज्यूमरिज्म की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, उन्हें आप इस दिवाली पर क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और मैं प्रयत्न करता हूँ कि एक सिंपल टर्म में उसको समझा सकूं। अगर आपके पास 100 रुपया है और आप टारगेट करते हो कि आप 10 साल का ये 100 रुपये को इन्वेस्टेड रखने वाले हो, तो 100 रुपये के ऊपर आपने टारगेट किए मुझे 30% रिटर्न कमाना है। अगर उसको आप फैक्टर यानी 30% कैगर के साथ में आप उसको मल्टीप्लाई करोगे आपकी एक्सेल शीट के अंदर, तो 100 रुपये की वैल्यू 10 साल के बाद 1489 टू बी वेरी प्रिसाइज, राउंडेड अप टू 1500 रुपीज हो जाएगी, विदाउट एनी डिविडेंड इम्पैक्ट इनटू दिस पर्टिकुलर 30% कैगर रिटर्न। तो एक चीज आपके सामने इसलिए मैं रखता हूँ कि 10 साल में अगर आपका 100 रुपया 1500 रुपया बनता है, तो क्या आप आपका थोड़ा बहुत कंज्यूमर स्पेंडिंग में से पैसा बचा के इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं डालेंगे? अगर आप डाल सकते हैं तो ये आपकी वेल्थ सबसे बड़ी हो जाएगी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आज के कंज्यूमर को, जो यंग कंज्यूमर है, उनके लिए एक सिंपल फॉर्मूला लॉजिक के साथ में रख दी तो शायद वो चीज मान जाता है, और आई थिंक डेफिनेटली इन्वेस्ट करता है। काफी लोग ऐसे सवाल भी पूछते हैं कि 30% का आपने जो रिटर्न बताया है वो सस्टेनेबल है 10 साल के अंदर? तो मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 40 साल से मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कि 40 साल के अंदर एवरेज रिटर्न मुझे करीबन 29% मिला है। तो ये चीज जो अगर पिछले 40 साल में संभवित हुई है, तो अगले 40 साल में क्यों नहीं संभवित हो सकती है? जबकि हमारी इकोनॉमी की साइज बढ़ रही है। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2035 में $12 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो $5 ट्रिलियन का है, वो करीबन 12 से $15 ट्रिलियन का बनने जा रहा है। सो 3 टाइम गुना ग्रोथ आ रहा है। तो अगर आपका ग्रोथ आ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, तो हमें इतना रिटर्न क्यों नहीं मिल सकता है? और ऐसे भी हमारा मानना है कि 100 साल के अंदर जो 20 साल जो जो कंट्री ने अपने लिए सुरक्षित किए हैं, उन्होंने उनके इन्वेस्टर को काफी अच्छा रिटर्न वो 20 साल में मिला है, और उसके बाद भी मिला है। तो ये समय भारत के लिए है, 2015 से 2035 का समय भारत के लिए है। उसके अंदर इन्वेस्टर को रिटर्न अच्छा मिलना बहुत संभावित है। ये हमारी इन्वेस्टर के सामने एक प्रस्ताव रहेगा। मे बी आई थिंक आपके जो दर्शक मित्र है वो ये चीज सुन के शायद थोड़ा बहुत अपना खुद प्लानिंग करके आपका जो सवाल है उसके अंदर विचार करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात देवेंद्र सर ने कही कि 40 साल का पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने एक तरह से बताया कि 29% का CAGR उनको मिला है रिटर्न, और ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है। 40 साल उन्होंने मार्केट में तमाम चीजें देखी हैं, मंदी के दौर भी देखे हैं, और उसके बाद भी इतना रिटर्न मिला है। कई बार मार्केट गिरा, करेक्ट हुआ, कोविड के दौरान भी करेक्ट हुआ, 2008 में भी करेक्ट हुआ, उसके बाद भी इतना रिटर्न मिला है। ये बताता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना अहम होता है। सुदीप सर, एक डेटा आया था अभी सेबी की तरफ से हाल ही में, जिसमें ये बताया गया कि 10 में से 9 इन्वेस्टर जो है वो ट्रेडर जो है वो FNO में पैसा गंवाते हैं। और जो उसमें शॉकिंग चीज थी वो ये थी कि इसके बाद भी 75% लोग रिटर्न ट्रेड करते हैं, गंवाने के बाद भी रिटर्न आ जाते हैं। अब ये जो यूथ है, ये इसको ट्रेडिंग और गेमिंग एप्स पर बहुत ज्यादा पैसे कमाने की जो है वो तेजी लगी हुई है, वो ज्यादा उधर की तरफ झुका हुआ है। इसको आप इस दिवाली पर क्या
एडवाइस देना चाहेंगे इस दिवाली पर, जो आपके इतने लंबे अनुभव के साथ आप जो कहना चाहेंगे वो क्या चीज होगी? देखिए, हम तो हमेशा यही कहते हैं और आगे भी कहेंगे कि आपको ट्रेडिंग करना है, करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। थोड़ा जानकारी हासिल करने के बाद ही ट्रेडिंग करिए। बिल्कुल ब्लाइंडली इसको एक सट्टा की तरह मत सोचिए। ये एक साइंस है, इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, तब ट्रेडिंग किया जाता है। और आखिर में ये एडवाइस मैं ज़रूर दूँगा, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको ट्रेडिंग में दिलचस्पी है, फिर भी अगर आपके पास ₹100 है, उसमें से मेरा सलाह तो यही होगा कि 50 से ₹75 आप इन्वेस्ट करिए और बाकी ₹25 का अगर आपको ट्रेडिंग करने का शौक है, ट्रेडिंग करने के लिए आप मतलब बहुत आपका इंटरेस्ट है, तो उसपे उतना ही एक्सपोज़ कीजिए। और जभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जभी भी आप कुछ ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, ये भी मैं साथ-साथ कहता हूँ। और इतना अमाउंट का ही ट्रेडिंग करिए जहाँ पे आप जितना मैक्सिमम लॉस आप कितना एब्ज़ॉर्ब कर पाएँगे, उसका एक अंदाज़ा करके फिर आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। एक पॉइंट यहाँ पे और एक बताना चाहूँगा कि आपका कहना सही है। लोग कंजम्पशन की तरफ एक उनका एक झुकाव आया है, पर कंजम्पशन के साथ-साथ डीमैट अकाउंट के नंबर्स भी अगर आप देखेंगे, तो एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स पिछले कुछ सालों में ओपन हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट और डीमैट अकाउंट का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, वो मुझे लगता है आज के यूथ रियलाइज़ कर रहा है और दबा के डीमैट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं। उसमें कुछ तो ट्रेडिंग के लिए हो रहे हैं ज़रूर, पर बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच हमेशा रहना चाहिए। जिनको ट्रेडिंग करना चाहिए सोच समझ के, थोड़ा जानकारी के साथ स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करना चाहिए, पर एक हिस्सा आपका इन्वेस्टमेंट में ही रहना चाहिए। बिल्कुल। सुदीप सर की एडवाइस को अगर सम अप करूं तो ये है कि आप इतना ही बड़ा रिस्क लें कि मार्केट में आप बने रहें, ऐसा बड़ा रिस्क ना लें कि मार्केट से ही आप बाहर हो जाएं। तो ये सुदीप सर का ओवरऑल कहना है। देवेंद्र सर, आपके पास वापस आता हूं। इस साल की जो मार्केट की रैली होगी, उसको लीड कौन से सेक्टर्स आपको करते हुए दिख रहे हैं? जो बहुत ज्यादा रैली तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड नहीं है, मॉडरेट रिटर्न की उम्मीद है। आप कह भी रहे हैं कि शुरुआत में थोड़ा स्लो डाउन और साइडवेज रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन जो तेजी आएगी या इस दौरान भी जब मार्केट चलेगा, तो कौन से सेक्टर्स उसे लीड कर सकते हैं? इनफैक्ट जो कंपनियां विद इन द रिस्पेक्टिव सेक्टर बड़ा प्रॉफिट बनाने की क्षमता रखती है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा ये मार्केट के अंदर। क्योंकि एक लॉजिक बहुत सिंपल है। जब भी इकोनॉमी इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो जिसके पास ज़्यादा क्षमता है प्रॉफिट कमाने की, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक बार आपका लोअर बेस का इफेक्ट खत्म हो गया एंड आप हायर बेस में चले गए, तो मिड एंड स्मॉल साइज कंपनीज है, उनका जो परसेंटेज ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली म्यूटेड रहेगा, वेरेस उनकी प्रॉफिट की साइज भी कम रहेगी। तो उसके साथ में उसके सामने आप बड़ी कंपनियों को रखते हैं, तो बड़ी कंपनी को आई थिंक प्रॉफिट ज्यादा कमाने की क्षमता ज्यादा रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस जैसी कंपनी है, तो वो करीबन 1,40,000 50,000 करोड़ का EBITDA कमाने वाली कंपनी सालाना 15 या 20% रेट से ग्रो कर सकती है एंड आई थिंक द साइज ऑफ द प्रॉफिट वुड बी हायर। जितनी बड़ी साइज प्रॉफिट की बनती है, उतनी उनकी क्षमता बढ़ती है नए इन्वेस्टमेंट करने की और मार्केट को डिसरप्ट करने की और उनके बिजनेस के अंदर। तो ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ मैं एक चीज समझता हूँ कि जितनी आपकी साइज बड़ी होती है, उसकी उतनी आपकी एबिलिटी बड़ी बनती जाती है, जो आप कॉम्पिटिटिव प्रेशर और डिसरप्टिव प्रेशर को अच्छी तरह से आप मीट कर पाओगे। सो इनफैक्ट आई थिंक एक ही वर्ड के अंदर ये थीम को एक्सप्लेन करना है, तो बिग इज गेटिंग बिगर। इन्वेस्टर को ये मंत्रों को समझ लेना पड़ेगा। अगर ये मंत्र आपने समझ लिया, तो शायद आपको इन्वेस्टमेंट करने के एक डायरेक्शन जो है अच्छी तरह से मिल जाएगा। बिल्कुल। सो इन्वेस्टमेंट का मंत्र देवेंद्र सर की तरफ से आ गया है। सुदीप सर, कौन से सेक्टर्स, आप शुरुआत में ही जिक्र कर रहे थे कि कुछ सेक्टर्स की भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, कौन से सेक्टर्स आपकी नज़र में ऐसा लग रहा है जो इस साल, इस संवत में मार्केट को लीड करेंगे? जो सेक्टर हम जिक्र करेंगे, जिन सेक्टर्स के शेयर्स के बारे में बात करेंगे, वो जाना पहचाना सेक्टर्स है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इस सेक्टर से जुड़ा हुआ सेक्टर है और यहाँ पे हम लोगों को लगता है कि बहुत ट्रैक्शन आना बाकी है। सरकार की तरफ से बहुत बड़ा केपेक्स का ऐलान किया गया है बजट में, प्राइवेट केपेक्स भी पिकअप किया है। इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन जो केपेक्स जो कि पहले रुका हुआ था, वहां पे भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन आया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इस सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज जिनके बैलेंस शीट क्लीन है,
वहां पे ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि सामने उभर के आ रहे हैं, जैसे रिसाइकलिंग, एक बहुत बड़ा एनवायरमेंट रिलेटेड सेक्टर है जिसका ग्रेजुअली इमर्ज कर रहा है और इसका इंपॉर्टेंस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो ये एक सेक्टर का मैं जिक्र जरूर करूंगा। और तीसरा सेक्टर जो सदाबहार सेक्टर है पर अभी तक निवेशक का शायद ध्यान इतना नहीं गया है, वो है इंश्योरेंस। ये भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हम लोगों को लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत एक्सपेंशन का स्कोप आने वाले दिनों में कंपनीज को मिलेगा और यहाँ पे जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। इन तीनों सेक्टर्स में पिक्स भी जानेंगे, लेकिन पहले देवेंद्र सर के पास चलते हैं। देवेंद्र सर, 3 ऐसे तगड़े गिफ्ट्स लेकर आए हैं दर्शकों के लिए जो अगले साल के लिए, अगले संवत के लिए जो है वो आपके पोर्टफोलियो को रोशन करेंगे, उसको मुनाफा से भरेंगे। देवेंद्र सर, कौन से 3 आपकी रिसर्च से शेयर्स ऐसे हैं जो दर्शकों को उन पर ध्यान रखना चाहिए? तो विद फुल डिस्क्लेमर, आई थिंक हमने ये 3 स्टॉक को हमारे कस्टमर्स को मार्केट किया है और उसके अंदर हमारे रिसर्च का कवरेज है, हमारे खुद के पोर्टफोलियो के अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपका इन्वेस्टर एडवाइजर को सलाह लेके करिएगा। ये 3 कंपनियां हैं, उसमें एक कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज, दूसरी कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस और तीसरी कंपनी है जियो फाइनेंस। ये 3 कंपनी को हमने इसलिए चुना है कि तीनों कंपनी के अंदर एक अलग अलग प्रपोजिशंस बैठे हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर जो 2 वर्टिकल्स के अंदर ये कंपनी क्या काम कर रही है, उसके अंदर एक ऑटोमोबाइल का वर्टिकल है और दूसरा वर्टिकल एविएशन का वर्टिकल है। एविएशन का वर्टिकल करीबन 16% कंट्रीब्यूट कर रहा है इनटू द रेवेन्यू। गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 2 years likely to contribute 35% into the total revenue book, and the automobile sector का contribution accordingly will get adjusted with a higher amount of income that they will be generating. ये कंपनी की स्पेशलाइजेशन ये है कि अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग इन R&D एंड दी टेक्नोलॉजी, ये प्रोवाइड करते हैं एंड टू एंड सॉल्यूशन टू द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ एवरी रिस्पेक्टिव कस्टमर, OEM कस्टमर, starting from conceptualizing the vehicle to planning its engineering, to its shop floor planning, to its production, then distribution and sales and services. पूरे का पूरा जो एक्टिविटी स्पेक्ट्रम है, ये कंपनी पूरे का पूरा एक्टिविटी स्पेक्ट्रम OEM को प्लान करके देती है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने BMW के साथ में अभी एक जॉइंट वेंचर किया है। ये जॉइंट वेंचर के अंदर इंडिया एंड ग्लोबल स्पेस के लिए they are going to run a program for this important customer called BMW. Similarly, उनके पास दूसरे कस्टमर्स भी है जिसके अंदर आई थिंक पूरे के पूरी नई जनरेशन की ऑटोमोबाइल जो प्रोड्यूस करनी है उनके लिए एक प्रोग्राम लेके आया है। सो वेरी निश प्ले, इसके अंदर उनको 3 या 5 साल का रेवेन्यू विजिबिलिटी भी मिलता है। एंड सिमिलरली एविएशन के अंदर भी दे आर पुटिंग द एफर्ट्स टू मेक दिस एंटायर स्पेक्ट्रम वर्क फॉर देम। दूसरी जो कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी हम ये देख रहे हैं कि एक कंपनी विद इन दी हाउसिंग, मॉर्गेज हाउसिंग के साथ में दूसरे 3 वर्टिकल को कैटर कर रही है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लीज डिस्काउंटिंग और लीज रेट डिस्काउंटिंग, वॉट एवर यू कॉल इट एज, एंड डेवलपर फाइनेंस। ये 3 वर्टिकल के अंदर उनको कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जो मॉर्गेज फाइनेंस है उसके अंदर उनको म्यूटेड 7% के आसपास का इंटरेस्ट रेट वो कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं, जिसके अंदर बेनिफिट ये है कि ये कंपनी को हायर नीम मिलता है। सो दैट इज व्हाई दिस कंपनी गेट्स अ बेटर प्रीमियमाइजेशन इन द स्टॉक मार्केट। एंड एट द सेम टाइम उनकी एक सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी अगले 3 साल के लिए, पहले बात करें तो, कि 88% का उनका जो शेयर होल्डिंग है वो घट के 75% करना पड़ेगा प्रमोटर कंपनी का, बजाज फाइनेंस का, क्योंकि लिस्टिंग गाइडलाइन के हिसाब से अगर ये 12-13% का होल्डिंग जो आपको डाइल्यूट करना है, they'll be diluting at the premium valuation which is currently existing in the market of 1,30,40,000 crores. ये वैल्यूएशन के ऊपर आप जब डाइल्यूट करते हो तो प्रैक्टिकली राइज इन इक्विटी और इंक्रीज इन इक्विटी इज वेरी स्मॉल। बैलेंस मनी गोज इनटू योर रिजर्व्स एंड दैट मनी इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हायर अमाउंट ऑफ नीम। सो ये कंपनी की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है और मैं मानता हूँ कि विद द ग्रोथ इन हाउसिंग सेक्टर दिस कंपनी विल रिमेन रिलेटिवली बेटर चॉइस कंपेयर टू अदर्स in the portfolio. And last choice is Jio Finance. Jio Finance के अंदर जैसे ये कंपनी का बिजनेस मॉडल एनरोल हो रहा है अभी, एक तरफ NBFC कंपनी वो लोग
प्रमोट कर रहे हैं। उनका भी एक CIC बिजनेस है, यानी वो अपने कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो बिजनेस को प्रमोट करेंगे। सो एक NBFC बिजनेस, दूसरा ब्लैक रॉक के साथ में AMC बिजनेस, तीसरा इंश्योरेंस बिजनेस वो शुरू करेंगे, जिसके अंदर अभी तक उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है कि कौन से पार्टनर के साथ करेंगे। एंड चौथा बिजनेस ब्लैक रॉक के साथ में ही वेल्थ मैनेजमेंट का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ प्रोडक्ट्स का बिजनेस जो वो करने जा रहे हैं। ये बिजनेस जैसे अनफोल्ड होता है, उनके अंदर ये कंपनी पे पास अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है कि उनकी खुद की बैलेंस शीट के अंदर नेटवर्थ बड़ी है। They will be starting with a base of around 7 to 10 lakh crore worth of lendability in the AUM space in the NBFC. And at the same time, I think they will have the opportunity to earn from other streams. जो दूसरी 3 स्ट्रीम जो मैंने बताई, उसके अंदर से भी अर्न कर सकते हैं। पूरे का पूरा विस्तार से क्षेत्रों को देखें तो दे आर बेसिकली गोइंग टू बिकम फोर्थ और फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी इन द कंट्री इन द फाइनेंस स्पेस व्हेन दे स्टार्ट देयर ऑपरेशन। और उनके लिए जो कस्टमर चाहिए, B2B कस्टमर, यानी किराना मर्चेंट है या रिटेल शोरूम्स है, that they already have with them. B2C customers they already have because they've got 18,500 plus stores on the ground. And at the same time, I think money control के माध्यम से जिनके पास पेड सब्सक्राइबर 10 लाख है, ये माध्यम से भी आई थिंक दे विल बी रीचिंग आउट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट। तो ये जो प्रपोजिशन है वो बहुत सॉलिड प्रपोजिशन बनने जा रहा है। एंड वी बिलीव के अर्ली स्टेज में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जब ये अनफोल्ड होएगा इन्वेस्टमेंट, तभी आपको डेफिनेटली एक बेटर रिटर्न मिल सकता है। तो शायद 1 साल का प्लानिंग न करके 3 से 5 साल का प्लानिंग करे तो भी ये तीन आइडिया मेरे ख्याल से सुरक्षित रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल। तो सिर्फ एक दिवाली नहीं, अगली 3 दिवाली के लिए देवेंद्र सर ने आपको तोहफा दे दिया है। लेकिन हाँ, डिस्क्लेमर जरूर कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को देखते हुए इन्वेस्ट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें इसके पहले। सुदीप सर आपके पास आएंगे। आपके पास जो 3 शेयर हैं दर्शकों के लिए गिफ्ट के तौर पर, वो कौन से हैं, वो कौन से क्रैकर्स हैं जो फटेंगे तो मुनाफा देंगे? देखिए, पहला कंपनी जिसका जिक्र मैं सेक्टर का जिक्र कर चुका हूं, लार्सन एंड टुब्रो। सदाबहार कंपनी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पर आज के दिन में इतना अच्छा टेलविंड कंपनी के साथ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का जो बूम चल रहा है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी लार्सन टुब्रो है। इसके साथ साथ इनका अगर ऑर्डर बुक आप ध्यान से देखेंगे तो 1/3 प्लस ऑर्डर बुक इंटरनेशनल ऑर्डर बुक हो गया है। सऊदी अरेबिया में दे आर वन ऑफ द लीडिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर। और इसके साथ साथ इनका मार्जिन प्रोफाइल भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रहा है, जो कि आने वाले दिनों में इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन फॉर द इन्वेस्टर्स बहुत एनहांस करेगा। हाइड्रोकार्बन एक एरिया था जहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं था और कंपनी का हाइड्रोकार्बन रिलेटेड डिवीजन में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। अब बहुत जबरदस्त हाइड्रोकार्बन में ग्रोथ वेस्ट एशिया में देखने को मिल रहा है, उसका भी बहुत जबरदस्त बेनिफिट लार्सन को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, इन्होंने अपना बैलेंस शीट भी रिलेटिवली क्लीन किया है, बहुत सारा अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन से एग्जिट ले लिया है और जो बाकी सब्सिडियरीज हैं वहां पे भी परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहा है। आईटी रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो इनके सब्सिडियरीज हैं वहां पे उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में सेक्टर का रिवाइवल के साथ साथ इनका भी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा, जो कि कंसोलिडेटेड लेवल पे लार्सन को बेनिफिट करेगा। ओवरऑल यहाँ पे हम लोग ने 4,500 का टारगेट रख के निवेशक को करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह दी है। ध्यान यहाँ पे ये रखना पड़ेगा कि प्राइस करेक्शन हुआ है पिछले दिनों में और ये हम लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लार्सन में खरीदारी करने का। एक साथ खरीदारी नहीं कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके करिए ताकि आपका एक वेटेड एवरेज में आपका पोर्टफोलियो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ जाए। दूसरा कंपनी जिसका मैं जिक्र करूंगा वो भी अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा दिग्गज प्लेयर है, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। ये एक नया इंडस्ट्री बन के सामने उभर के आ रहा है और इसका कंपनी का नाम है ग्रेविटा, इंडिया का लीडिंग लेड रिसाइकलर है। और जैसे हम जानते हैं, लेड रिसाइकलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इशू है और इस पे कंपनी काम कर रहा है। 82% इनका रेवेन्यू ये लेड रिसाइकलिंग से आता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत इनका जो बाकी रेवेन्यू है वो एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स वगैरह और टर्न की प्रोजेक्ट से आता है और ये डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। स्टील एंड अदर आयरन और स्टील, ये सब रिफाइनिंग में भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। खास बात इस कंपनी का ये है कि एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस दुनिया भर में बढ़ रहा है और इसका फायदा लेते हुए इन्होंने यूरोप में रोमानिया में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अपॉर्चुनिस्टिक वे में खरीद लिया है, जिससे ये टायर रिसाइकलिंग चालू कर रहे हैं। और हम लोग मानते हैं कि इससे यूरोपियन यूनियन में जो बहुत बड़ा रिसाइकलिंग का डिमांड है
उस डिमांड का सेटिस्फाई करने के लिए पार्ट ले पाएंगे और एक बहुत बड़ा मौका इस कंपनी के सामने आएगा। इसके अलावा मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कंपनी का बाकी जो क्षेत्र में कामकाज हो रहा है, लेड प्लस स्टोरेज, बैटरी, ये सब में रिसाइकलिंग रिलेटेड गाइडलाइंस आ रहे हैं और इस कंपनी का अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कोप ऑफ वर्क बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उम्मीद ये रहेगी कि यहाँ पे निवेशक 1 साल का नजरिया से खरीदारी करे, 3000 का टारगेट रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ऑलरेडी पी मल्टीपल अगर आप देखेंगे, पी मल्टीपल थोड़ा हाई है, पर हम मानते हैं कि यहाँ पे एक नया बिजनेस क्रिएट हो रहा है और ये नया बिजनेस क्रिएट हो रहा है, बहुत जल्द ये बिजनेस टेक ऑफ कर रहा है और अपॉर्चुनिटी सिग्निफिकेंट है। आने वाले दिनों में कंपटीशन भी आएगा, आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे पहलू आएंगे इसमें, पर आज के दिन में ये कंपनी में खरीदारी रिकमेंड कर रहे हैं हम लोग। तीसरा कंपनी जिसका जिक्र मैं करूंगा वो इंश्योरेंस सेक्टर से है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जो जनरल इंश्योरेंस क्षेत्र में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी और प्राइवेट सेक्टर में लार्जेस्ट कंपनी है। और इनका खास ये है कि मोटर, हेल्थ, ये 2 सेगमेंट में ये बहुत अच्छा कामकाज कर रहा है, फायर में भी अच्छा कामकाज चल रहा है और इनका जो बिजनेस है ये पूरा बैलेंस्ड बिजनेस है। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, अब एजेंसी नेटवर्क की बात करें, बैंका की बात करें, तो ये बहुत अच्छी तरह से बैलेंस किया हुआ है, इसीलिए इनका ग्रोथ जबरदस्त आ रहा है। उम्मीद यह है कि करीब 16 से 17% रेवेन्यू ग्रोथ और सिमिलर 16 से 17% अर्निंग्स ग्रोथ दिखा पाएंगे अगला 3-4 साल। और मैनेजमेंट डेप्थ बहुत जबरदस्त है, बहुत दिनों के बाद दे हैड लीडरशिप चेंज, पर वो स्मूथली लीडरशिप चेंज भी हो गया। तो सब अगर आप देखेंगे, प्लस अपॉर्चुनिटी साइज जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इंश्योरेंस में पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, ये सबको मालूम है, और ग्रेजुअली इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा और फायदा आईसीआईसीआई जैसे एफिशिएंट जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर है उनको जरूर मिलेगा और मिल भी रहा है। अंडरराइटिंग बहुत स्ट्रांग है और इसीलिए बहुत सारे जो हादसाएं होते हैं इंडस्ट्री में वो उसको हैंडल करने का इनका जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। ओवरऑल यहाँ पे हम लोग 2500 रुपए का टारगेट रख के खरीदारी की निवेशक को सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि इतनी आतिशबाजी काफ़ी होगी दर्शकों के लिए, तो आपको जो पटाखे दिवाली पर मिले हैं उनका इस्तेमाल करिए, ये जो क्रैकर स्टॉक्स आपको मिले उनका इस्तेमाल कीजिए और साथ में आपकी समृद्धि के लिए जो ये आपको इतनी सारी नॉलेज मिली है, इतना सारा एक्सपीरियंस आपको मिला है, उसका इस्तेमाल कीजिए। देवेंद्र सर, सुदीप सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और हमें ये सारी चीज़ें बताई, स्टॉक्स भी आपने दर्शकों को रिकमेंड किया। एक बार फिर से आप दोनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much and wish you all the very best. All the very best. Happy Diwali. Thank you Happy so much, Diwali. sir.